नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आप सबके लिए करंट अफेयर लेके आई हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है और साथ में उनकी कुछ डिटेल्स भी दी हुई हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी होती हैं। और ये वीडियो जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो स्क्रीन पर आप देखेंगे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ अगर इंग्लिश में थोड़ा सा उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में जो आगे की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में ही होती है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर की तरफ। हमारी पहली करंट अफेयर है, नेशन सेलिब्रेट्स 480th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप। देश 480वीं जयंती महाराणा प्रताप की मनाया है। कब मनाया है? 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, तो हम जो जयंती मनाते हैं वो 9 मई को मनाते हैं। ठीक है, हमारे देश में 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप का असली नाम था प्रताप सिंह। ठीक है, और इन्हीं की याद में हर साल 9 मई को हम महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं। आगे देखते हैं अबाउट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बातें हैं जो जान लीजिए। प्रताप सिंह वन, पॉपुलरली नोन एज महाराणा प्रताप, was born to King Uday Singh II and Queen Jaywanta Bai of Mewar. Uday Singh II died in 1572 in Goganda, and following his death, Maharana Pratap ascended the throne on 1 March 1572. Maharana Pratap had to go to a battle against Mughal Emperor Akbar shortly after his coronation. ठीक है, अब इसको हिंदी में सुन लीजिए। महाराणा प्रताप का जो असली नाम था वो था प्रताप सिंह वन या प्रताप सिंह फर्स्ट। इनके पिता का नाम उदय सिंह सेकंड था और माता का नाम जयवंता बाई था, और इनका जन्म मेवाड़ में हुआ था। इनके पिता जिनका नाम उदय सिंह सेकंड था, उनकी मृत्यु 1572 में हो गई थी। उसके बाद में महाराणा प्रताप को राजा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? उसकी डेट है 1 मार्च 1572। इनकी पिताजी की मृत्यु हुई थी 1572 में। उसके बाद इनको 1 मार्च 1572 को राजा घोषित किया गया था, और अपने राज्याभिषेक के थोड़े ही दिन बाद इनको मुग़ल एम्परर यानी मुग़ल शासक अकबर के साथ युद्ध करना पड़ा। अच्छा, अब ये युद्ध क्यों हुआ था ये जान लीजिए। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद मैं हिंदी में आपको वो चीज़ समझाऊंगी। ठीक है। अकबर हैड कम टू मेवाड़ इन ऑर्डर टू चार्ट आउट अ रूट टू गुजरात थ्रू द राजपूत किंगडम। राजपूत किंगडम से अकबर को एक रास्ता बनाना था जो राजपूत के साम्राज्य से होके गुजरता था। द महाराणा रिफ्यूज्ड अकबर्स ऑफर एंड वेंट टू बैटल अगेंस्ट द मुगल्स। दिस लेड टू फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी ऑन 18 जून 1576. The Mughal army emerged victorious in the battle, but they failed to capture Maharana Pratap, who engaged to the hills. Maharana Pratap passed away at Chavand, which served as his capital on 29 January 1597. अब देखिए आगे इसको हिंदी में। अकबर मेवाड़ आए हुए थे क्योंकि वह मेवाड़ से गुजरात के लिए एक रास्ता बनाना चाहते थे जो कि राजपूत साम्राज्य से होकर गुजरता था। महाराणा प्रताप ने अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिनके उसके बाद दोनों में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम इतिहास में युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कब हुआ था? 18 जून 1576 को। इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई थी। ये देखिए, इमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल, मतलब इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई थी, लेकिन वो लोग महाराणा प्रताप को पकड़ने में नाकामयाब रहे। मतलब महाराणा प्रताप को वो लोग पकड़ नहीं पाए। महाराणा प्रताप एस्केप्ड टू द हिल्स, मतलब महाराणा प्रताप जो है वो पहाड़ियों में भाग निकले, चले गए। महाराणा प्रताप पास्ड अवे एट चावंद। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब कहाँ पर हुई? चावंद में, जो कि उनकी बहुत समय तक राजधानी रही। कब तक? 1597, 29 जनवरी 1597 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी अगली करंट है, डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट्स न्यू रोड टू कैलाश मानसरोवर। डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री, उन्होंने एक नई सड़क का उद्घाटन किया है जो कहाँ पर जाती है? कैलाश मानसरोवर। ठीक है, कैलाश मानसरोवर तक जो एक रोड जाती है उसका रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है, इनॉग्रेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं।
अपनी करंट की डिटेल्स में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड अ न्यू 80 किलोमीटर्स रोड इन उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में। विच कनेक्ट्स क्लोज टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC एंड ओपन्स अ न्यू रूट फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया लिपुलेख पास। The Border Road Organization BRO achieved road connectivity from Dharchula to Lipu Lake, it is present in China border. It is present in China border, known as Kailash Mansarovar Yatra route. इसको आप जान लीजिए। जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने उद्घाटन किया है एक 80 किलोमीटर लंबी रोड का, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। इट कनेक्ट्स क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कनेक्ट करती है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। पहले आप इसको इंग्लिश में सुन लीजिए, मैं अभी हिंदी में आपको बताऊंगी। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कनेक्ट करती है और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया रास्ता भी बनाती है, जो लिपू लेक से होके जाता है। अब लिपू लेक पास कहाँ पर है? ये चाइना के बॉर्डर पे है। ठीक है। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक नई रोड कनेक्टिविटी पाई है। कहाँ से कहाँ तक? धारूचला से लेकर लिपू लेक तक, जिसको कैलाश मानसरोवर का नया रूट भी बोला जा रहा है। ठीक है। अब आप हिंदी में इसको सुन लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई 30 किलोमीटर लंबी रोड का उद्घाटन किया है। यह रोड उत्तराखंड को LOC से जोड़ता है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। यह रोड लिपू लेक पास से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक नया मार्ग भी बन गई है। ठीक है। और BRO जो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है BRO, ये BRO क्या है ये? ठीक है। BRO इसको हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। इसने धारूचला से लिपू लेक, जो कि चीन की सीमा पे स्थित है, लिपू लेक। ठीक है। ये मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। लिपू लेक जो चीन की सीमा पर स्थित है, यहाँ से एक नया सड़क संपर्क मार्ग हासिल किया है, जिसको कैलाश मानसरोवर मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट मतलब कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अपनी इसी करंट में। यह है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ न्यू रूट ओवर द अर्लियर वंस इज दैट इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड चीपेस्ट रूट with just 1/5 distance of road travel as compared to others. There is no air travel involved and the majority of the travel, 84%, is in India and only 16% is in China, compared to other routes where 80% of the road travel is in China. ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो रास्ता है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर तक का जो नया रास्ता है, जो 30 किलोमीटर रोड अभी राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है, जिसका वो एक नया रूट है जो पहले वालों से काफ़ी छोटा है और सस्ता भी है। ठीक है। और ये जो है 1/5 डिस्टेंस है, इसकी दूरी सिर्फ 1/5 डिस्टेंस है पुराने रास्तों से। और इस रोड का 84% जो रास्ता है वो भारत में है और 16% चाइना में है, जबकि जो पुराने रास्ते थे उनका 80% भाग चाइना में होता था। ठीक है। अब इसको सुन लीजिए। अभी तक का यह सबसे छोटा और सस्ता मार्ग बन जाएगा, जिसकी दूरी सिर्फ 1/5 रहेगी अगर हम इसकी तुलना पुराने मार्गों से करें तो। कैलाश मानसरोवर यात्रा में इस रास्ते से जाने पे हमें कोई भी हवाई यात्रा नहीं करनी पड़ेगी और इस मार्ग से यात्रा का 84% भाग है वो भारत में होगा और बाकी का जो बचा हुआ 16% है वो चाइना में होगा। जबकि यहीं अगर हम पुराने मार्गों की तुलना करें तो 80% भाग उस मार्ग का, उस यात्रा का जो है वो चाइना में पड़ता था। अब इस करंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, मतलब रक्षा मंत्रालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जिनका नाम है श्रीपद येसो नायक, ये भी ज़रूरी है। ठीक है। अब आप एक बार स्लाइड को देख लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। मैंने इसको साफ़ कर दिया ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। बढ़े आगे, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, AIIB अप्रूव्स $500 मिलियन लोन फॉर इंडियाज़ कोविड-19 रिस्पॉन्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये AIIB है क्या। ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसका फुल फॉर्म है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, जिसको हिंदी में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक कहा जाता है। ठीक है। It has approved a loan worth of
$500 million for India's COVID-19 emergency response. The assistance will help India to scale up efforts to restrict the transmission of instances, strengthen the public health system, to broaden its response capability and to improve preparedness to handle future outbreaks. ठीक है, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB इसने भारत में कोविड-19 के आपातकाल को देखते हुए भारत को $500 मिलियन का ऋण उसके मूल्य को मंजूरी दे दी है। यह सहायता भारत की मदद करेगी, किन किन चीज़ों में मदद करेगी? द असिस्टेंस विल हेल्प, मतलब ये सहायता जो दी गई है ये भारत को मदद करेगी टू स्केल अप इफ़र्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब उदाहरणों के प्रसारण को प्रतिबंधित करने में। ठीक है, स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में, और टू ब्रॉडन इट्स रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यापक बनाने की क्षमता विकसित करने में, और टू इम्प्रूव प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल फ्यूचर आउटब्रेक्स, मतलब भविष्य में यदि कोई कोरोना जैसी दूसरी बीमारी या महामारी आती है तो उसका प्रकोप थामने में और उसके प्रकोप को थामने की तैयारियों में सुधार करने के लिए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ अच्छे से। एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, मतलब कि AIIB बैंक ने भारत को कोविड-19 के आपातकाल में $500 मिलियन की मंजूरी दे दी है। यह सहायता भारत की मदद करेगी उदाहरणों के प्रसारण को रोकने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में और अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यापक बनाने की क्षमता में, और भविष्य में यदि कोई कोरोना जैसी महामारी आती है तो उसके प्रकोप को थामने में और उसकी प्रकोप में तैयारियों में सुधार लाने के लिए। इसलिए ये AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है भारत को। आगे देखते हैं। Apart from this, it will also support medical equipment purchases and research in collaboration with the Indian Council of Medical Research ICMR, community engagement and risk communication strategies। ठीक है, इसके अलावा ये और मदद भारत की क्या करेगी? चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में और चिकित्सा उपकरण की खरीद में। ठीक है, और इसके साथ में ये काम और करेगी ये ICMR, मतलब जो हमारा मेडिकल का ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके साथ में अनुसंधान में सहयोग करेगी ताकि भारत में सामुदायिक व्यस्तता और जोखिम संचार रणनीतियों पर काम हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्लियर ऑन April 17, 2020, द AIIB हैज़ enlarged द इनिशियल COVID-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी टू $10 billion from $5 billion that made funds available to its member for economic emergency, financial and public health pressure and quick recovery from the crisis। पहले 17 अप्रैल 2020 तक AIIB ने, यानी कि ये जो बैंक है आपकी, मैंने अभी बताया था ना, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, ये मदद करेगी। इसने पहले जो है मदद जो अनाउंस की थी वो की थी $10 बिलियन की, जो अब इन्होंने कर दी है, सॉरी, वो $10 बिलियन की कर दी है। पहले $5 बिलियन की थी, जिसमें ये फंड्स अपने मेंबर्स जो इसके यहाँ काम करते हैं उनको इमरजेंसी में अगर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ गई तो उसमें उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी और सामाजिक ये जो स्वास्थ्य है इस पर ध्यान देगी ताकि जब ये जो महामारी से दिक्कतें हुई हैं ये जल्दी से जल्दी दूर की जा सकें। ठीक है, अब इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस करंट से निकल के और दो आते हैं वो ये हैं कि हेडक्वार्टर, मतलब AIIB का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है चाइना। ठीक है, बीजिंग, चाइना। और मेंबर्स कितने होते हैं, मतलब इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं AIIB में? वो होते हैं 78। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं AIIB के, उनका नाम है जिन लिक्वन। ठीक है, जिन लिक्वन इनका नाम है। 78 मेंबर्स का ये ग्रुप होता है। आगे देखते हैं हम अपनी अगली करंट है हमारी। मूडीज़ कट इंडियाज़ GDP ग्रोथ टू 0 इन फाइनल ईयर ऑफ 2021। ठीक है, मूडीज़ ने इंडिया की जो
सकल घरेलू उत्पाद की दर है उसको ज़ीरो कर दिया है 2021 के लिए। सॉरी, ये है, ठीक है। इसने मूडीज़ ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की जो दर है उसको ज़ीरो कर दिया है 2021 सन के लिए। आगे देखते हैं अपनी करंट में। मूडीज़ कट डाउन इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ टू ज़ीरो फॉर द करंट फिस्कल 2020-21। Its previous estimate was 2.6%. In 2021-22, India's GDP growth rate will bounce back to 6.6%. The negative outlook reflects an increase in the risk that economic growth remains significantly lower than in the past and is triggered by COVID-19. The weakening of the fiscal metrics could lead to downgrade, which will affect investment flow in India. ठीक है, पहले मूडीज़ ने जो जीडीपी की दर बताई थी वो 2.6 बताई थी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपनी करंट में यही कवर किया था कि मूडीज़ ने अपनी जो सकल घरेलू उत्पाद की दर है वो 2.6 बताई थी, लेकिन अब उसको गिरा के मूडीज़ ने ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, सन 2021-22 में इंडिया की ग्रोथ जो है वो जो अभी कम हुई है 2.6 से ज़ीरो हो गई है, वो दोबारा से 6.6 में पहुंच जाएगी। मतलब मूडीज़ ने यह कहा है कि साल 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था है वो 6.6% का छलांग लगाएगी। ठीक है, आगे द नेगेटिव आउटलुक, ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण है यह दिखाता है कि जोखिम में कितनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। द नेगेटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज इन द रिस्क दैट इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन्स सिग्निफिकेंटली लोअर दैन इन द पास्ट। इसका मतलब है कि यह नकारात्मक दृष्टिकोण जोखिम में वृद्धि को दर्शाता है कि आर्थिक विकास दर काफ़ी कम है पिछले समय की अपेक्षा में, और इस कम दर को ये ट्रिगर किया है कोविड-19 ने, कि पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से बहुत ही नीचे चली जा रही थी और उसके साथ ही साथ अब कोरोना आ गया, जो कोविड आ गया उसने इस दर को और भी ज़्यादा गिरा दिया है। द वीकनिंग ऑफ फिस्कल मैट्रिक्स कुड लीड टू डाउनग्रेड। ठीक है, ये जो राजकोषीय मैट्रिक्स का कमज़ोर होना है ये बढ़ावा देता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो है वो और नीचे जा सकती है, और भारत में जो निवेश है वो और कम हो सकता है, और यह गिरती अर्थव्यवस्था भारत में विदेशी निवेश के प्रवाह को प्रभावित कर देगा। ठीक है, जो कंपनियां हैं विदेश की वो भारत में कम निवेश करेंगी, तो इससे भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और कम होती चली जाएगी, और हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो है वो ग्रोथ वो कम हो जाएगी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी देश के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इस करंट से जो दो चीज़ें निकल के आ रही हैं इम्पॉर्टेंट, वो है कि ये जो मूडी है इसके मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, US में है, न्यूयॉर्क में। इसके जो अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेमंड्स W मैकडेनियल जूनियर। ठीक है, रेमंड्स मैकडेनियल जूनियर ये इसके प्रेसिडेंट हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष रेमंड W मैकडेनियल जूनियर है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली करंट है, ठीक है, कुमार संकारा सेट फॉर सेकेंड टर्म एज MCC प्रेसिडेंट। कुमार संकारा का दूसरा टर्म शुरू हो जाएगा एज MCC प्रेसिडेंट। ठीक है, MCC का फुल फॉर्म होता है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। यहाँ पर कुमार संकारा अपना दूसरा टर्म ऑफ सर्विस चालू करेंगे। ठीक है, फॉर्मर श्रीलंकन स्किपर, ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे पहले, अब ये नहीं खेलते हैं श्रीलंका की तरफ से, जिनका नाम है कुमार संगकारा। ये अपना दूसरी बार अपने कार्यकारी अध्यक्ष दोबारा से अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं MCC के साथ। ठीक है, दोबारा से। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। ये पहले अध्यक्ष हैं ऐसे जो कि ब्रिटिश नहीं हैं, नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट हैं। व्हेन ही अज्यूम्ड द ऑफिस ऑन October 1 लास्ट ईयर। पिछले साल जब इन्होंने अपना कार्यकाल ऑफिस में जाके संभाला था, तब यानी कि एक साल पहले अक्टूबर में पिछले साल, तब ये पहले अध्यक्ष बने थे जो नॉन ब्रिटिश थे। संगकारा इज ऑल सेट टू एंटर एन एलीट लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव सर्व्ड मल्टीपल टाइम्स। संगकारा उस कुलीन सूची में प्रवेश को तैयार हैं जिन्होंने MCC क्रिकेट क्लब को कई बार सेवाएं दी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रेसिडेंट ऑफ MCC ट्रेडिशनली सर्व्स ओनली 12 मंथ टर्म। जो अध्यक्ष होता है MCC का वो आज तक हमेशा जो भी बने हैं वो सिर्फ 12 महीने यानी कि सिर्फ 1 साल का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन
जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त जो वहाँ के कार्यकाल अध्यक्ष थे जिनका नाम था लॉर्ड हॉक, उन्होंने 4 साल के लिए सर्व किया था, मतलब 1914 से लेकर के 1918 तक, ठीक है। एंड स्टैनली क्रिस्टोफरसन, ठीक है, ये दूसरे थे जिन्होंने 2 बार सर्व किया था, 1929 से लेकर के 1945 तक, ठीक है। ये 2 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं एमसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने 12 महीने से ज़्यादा एज अ प्रेसिडेंट, एज अ अध्यक्ष अपनी सेवाएं दी है। कब से कब तक? लॉर्ड हॉक ने दी है 1914 से लेकर 1918 तक, और स्टैनली क्रिस्टोफरसन ने 1929 से लेकर 1945 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप आगे देखिए, इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से क्वेश्चन बनते हैं वो एमसीसी का फुल फॉर्म पहली बात तो ये लर्न कर लीजिएगा, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, ठीक है। ये कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1787 में, ठीक है। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म, ठीक है, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष का वो टाइम कितना होता है, कब तक वो अपनी सेवा दे सकता है? एक बार अध्यक्ष, वो 12 महीने तक, यानी 1 साल, ठीक है। और 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा अपनी सेवाएं दी है, वो भी कब? जब विश्व युद्ध चल रहा था, पहला और दूसरा, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1787 में, और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। कहाँ पर है? लंदन, सॉरी यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो करंट है वो है इंडिया साइंस MOUs विद रशिया फॉर कोकिंग कोल। भारत ने रशिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कोकिंग कोल के प्रस्ताव हैं, ठीक है, कि इंडिया और रशिया साथ में मिलकर के कोकिंग कोल पे काम शुरू करेंगे, ठीक है। Coal India signed MOU with 2 Russian entities within the area of coking coal mining within the Russian Far East and therefore the Arctic region. The first MOU was signed with Far Eastern Agency for Attracting Investment and Supporting Export FEA-AISE, Russia, and second MOU was signed with Eastern Mining Company FEMC of Russia Federation for exploring, identifying, sourcing, negotiating and consummating interdependent investment opportunities within the mining sector within the Russian Far East, ठीक है। अब इसको जानते हैं। भारत और रशिया ने जो MOU अग्रीमेंट साइन किया है उसमें भारत व रशिया ने पूर्व में रूस के भीतर व आर्कटिक क्षेत्र में मिलकर कोकिंग कोल की खुदाई का कार्य करने की संधि की है, ठीक है। इसके पहले जो पहली MOU साइन हुई थी वह हुई थी, ये देखिए, द फर्स्ट MOU वॉज साइंड विद फार ईस्टर्न एजेंसी, वह सुदूर पूर्वी एजेंसी के साथ निवेश फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट, निवेश और समर्थन निर्यात को आकर्षित करने के लिए किया गया था, ठीक है। पूरा एक बार मैं इसको आपको बता देती हूँ कि भारत और रशिया ने मिल करके MOU साइन किया है जिसमें वो लोग काम करेंगे। उन्होंने एक संधि की है जिसमें वो पूर्व में रूस के भीतर व आर्कटिक क्षेत्र में मिलकर कोकिंग कोल की खुदाई का काम करेंगे। और इसके पहली जो MOU साइन हुई थी वह सुदूर पूर्वी एजेंसी के साथ निवेश व समर्थन निर्यात को आकर्षित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे रशिया के साथ मिल करके। उसके बाद में आगे देखते हैं, इसके बाद दूसरा MOU भी साइन हुआ, ठीक है। वो क्यों साइन हुआ? द सेकेंड MOU वॉज साइंड विद ईस्टर्न माइनिंग कंपनी FEMC ऑफ रशिया फेडरेशन फॉर एक्सप्लोरिंग, आइडेंटिफाइंग, सोर्सिंग, निगोशिएटिंग एंड कंज्यूमेटिंग इंटरडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द माइनिंग सेक्टर विद इन द रशियन फार ईस्ट। दूसरा MOU जो साइन किया गया था वो, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म FEMC का फुल फॉर्म है फेडरेशन फॉर ईस्टर्न माइनिंग कंपनी, ठीक है, फेडरेशन फॉर ईस्टर्न माइनिंग कंपनी, इसके साथ साइन किया गया था। इसका मकसद था कि बातचीत करने वाले इंटरैक्टिव साइंसेज और इंटरैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ के बीच सोर्सिंग के जरिए बातचीत की पहचान करना जो कि खदान सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं और पूर्व सुदूर रशिया में स्थित हैं, ठीक है। जो खुदाई करेंगे कहाँ पर? पूर्व सुदूर रशिया में, ठीक है।
अच्छा, अब ये जानते हैं कि इस एमओयू की ज़रूरत क्या पड़ी भारत को, मतलब भारत ने ऐसा क्यों किया। भारत लंबे समय से जो है, इंडिया इज सीकिंग अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया एज इट सीक्स टू डाइवर्सिफाई इट्स सोर्सेज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. Both the countries have begun negotiating on long-term assured supplies of petroleum, especially from Russia's Far East, and has also invited Russian companies, particularly in gas business, gas infrastructure, and petrochemical, to invest in India. ठीक है, भारत की ज़रूरत इसलिए पड़ी है एमओयू साइन करने की, क्योंकि भारत लंबे समय से रशिया से क्रूड ऑयल की मांग कर रहा है, क्योंकि वह अपने स्रोत जो हैं तेल के, उनको उनमें विविधता लाना चाहता है। इसलिए उसने ये बहुत सोच समझ के एमओयू पे साइन किया है, क्योंकि वो रशिया के साथ में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का निर्यात करना चाहता है, जिससे कि भारत में विविध देशों से तेल आ सके। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ एमओयू साइन करने से भारत को ये फ़ायदा हुआ है कि इससे जो रशिया की कंपनीज़ हैं, जो वहाँ की गैस बिजनेस करने वाली कंपनीज़ है, वहाँ का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भारत में निवेश करेंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे निकल के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, जो पूछी जा सकती हैं, वो है कि कोल इंडिया का भारत में मुख्यालय कहाँ पर है। वो है कलकत्ता में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो मुख्यालय हैं वो दिल्ली में है, इसलिए ये वाला याद रखना कि कोल इंडिया में कोलकाता में है। ठीक है, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ठीक है, वो कौन है, अनिल कुमार झा। कोल इंडिया के सीईओ कौन है, अनिल कुमार झा। ठीक है, अब आप इस स्लाइड को एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला जो करंट है वो है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 9 मई। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो पूरे विश्व में जो मनाया जाता है वो 9 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 9 मई एवरी ईयर। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया जाता है पूरे विश्व में। और इस दिन का मनाने का जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य मकसद है, वो है कि टू रेज अवेयरनेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, इन जो प्रवासी पक्षियों के विषय में जागरूकता लाना दुनिया में, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कंजर्व देम। ठीक है, और इन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को समझाना। दिस टाइम द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 इज़ बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इस साल 2020 में हमारा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय जो है वो है पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। क्या है, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड मतलब जो पक्षी हैं वो हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। द थीम हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग एंड रीस्टोरिंग द इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। इस थीम से हमें ये पता चलता है कि ये थीम हमें इसलिए बनाई गई क्योंकि ये थीम से हमें ये बताया जा रहा है कि जो इकोसिस्टम है वो कनेक्ट है एक दूसरे से, एंड द इंटेग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम दैट सपोर्ट द नेचुरल साइकिल आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। ठीक है, कि हमें जो हमारे इकोसिस्टम का, पर्यावरण का प्राकृतिक चक्र है उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी पक्षी की सेहत के लिए और उनके ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, तो आप इस स्लाइड को एक बार देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट मैं एक बार बता देती हूँ कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका एम क्या है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है और लोगों के बीच में जागरूकता लाना प्रवासी पक्षी को लेकर। ठीक है, और इस साल का विषय क्या है, ये ज़रूरी है, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, ये इस साल का विषय है। ठीक है, और इस विषय से हम लोग को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें प्राकृतिक चक्र को नहीं बिगाड़ना चाहिए, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो पक्षियों की जीवन शैली जुड़ी होती है। आगे, दिस डे इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप अमंग द 2 UN treaties, द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ CMS, ये लर्न करना है, एंड द अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड अग्रीमेंट AEWA, एंड द कोलोराडो बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट फॉर द अमेरिकाज EFTA. This day is a global campaign dedicated to raising awareness of migratory bird and the need for international cooperation to conserve them. ये दिन जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इसका आयोजन होता है, 2 संधियां हैं जो UN की, वो इसको सहयोग से, साझेदारी से ये दिन मनाती हैं। वो 2 संधियां हैं, पहला है प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड यानी कि CMS, और दूसरी संधि जो है वो है माइग्रेटरी वाटर एग्रीमेंट, मतलब अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट समझौता है ये अफ्रीका और यूरेशिया के बीच में प्रवासी पक्षियों के ऊपर, जिसको AEWA बोलते हैं। और साथ में कोलोराडो बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिना लाभ का जो संस्था बनाई जाती है, जो लाभकारी बिना लाभ के काम करती है, जो है जिसका नाम है कोलोराडो बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिकाज, इसका फुल फॉर्म है EFTA। ठीक है, ये एक ग्लोबल कैंपेन है डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड एंड द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कंजर्व देम। प्रवासी पक्षी वो पक्षी होते हैं जो जब मौसम बदलता है, जब पर्यावरण एक जगह का बदलता है, वहाँ पर ठंडी बढ़ जाती है तो वो दूसरी जगह पर जाते हैं, तो इस तरह से वो हमारी पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट रखते हैं। इसलिए इन पक्षियों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ मिल करके काम करना पड़ेगा, ताकि प्रवासी पक्षियों की जान जोखिम में ना पड़े और इनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त ना हो। तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है, और ये दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ये कौन 3 संस्थाएं जो साथ में मिलकर मनाती हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। CMS, ठीक है, कौन सी? CMS, AEWA एंड EFTA। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट करंट अफेयर है, तमिलनाडु गवर्नमेंट इंक्रीजेज रिटायरमेंट एज टू 59। तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 59 बढ़ा दी है। ठीक है, तो आप पूछेंगे पहले कितनी थी जो अब 59 हो गई है, तो पहले 58 थी जो अब 59 हो गई है। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट इंक्रीजेज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ। तमिलनाडु ने जो है रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है, किसकी? सरकारी कर्मचारियों की, वहाँ के जो टीचर्स हैं सरकारी उनकी, और जो वहाँ के स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं उनकी। कितनी? 58 थी पहले, जो कि 59 हो गई है। तो 25,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं जो इस बार रिटायर होने वाले थे इस 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष 2020-2021 में, जिनकी रिटायरमेंट उम्र अब बढ़ा करके 59 कर दी गई है। तो अब वो अगले साल 31 मई 2021 में रिटायर होंगे। ठीक है, ये देखिए, दोज हु आर ड्यू फॉर रिटायरमेंट ऑन 31 मई दिस ईयर विल नाउ रिटायर ऑन 31 मई 2021। ठीक है, आगे देखते हैं। द ऑर्डर हैज़ कम इनटू इमीडिएट इफेक्ट। ये ऑर्डर जो है ये तुरंत का तुरंत प्रभाव में लाया गया है। ठीक है, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सभी के लिए लागू होता है जो कि गैर शिक्षण संस्थान के कर्मचारी हैं, निगम के हैं, स्थानीय निकाय, कमीशन और संस्था के लोग हैं, इन सब के लिए ये लागू होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब सरकारी कर्मचारी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, शिक्षण और गैर शिक्षण से जुड़े जो स्टाफ है उनके लिए है। सरकारी और जो एडेड एजुकेशनल अर्ध सरकारी हैं शिक्षण संस्थान है, और एम्प्लॉयज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज़ मतलब स्थानीय निकाय, कमीशन और संस्थाएं जो हैं उन सब में, इन सब के लिए क्या लागू होता है कि जो इस साल रिटायर होने वाले हैं, इस वित्तीय वर्ष में जो कर्मचारी सरकारी रिटायर होने वाले थे, अब वो अगले साल रिटायर होंगे। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु के CM कौन है? मुख्यमंत्री वो हैं थिरू एडापड्डी के। ठीक है, पालन स्वामी, इनका पूरा नाम के, फिर इसके अंदर पलानी स्वामी, पूरा नाम क्या है? थिरू एडापड्डी के पलानी स्वामी। ठीक है, और यहाँ के जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, आप जानते ही होंगे कि एग्ज़ाम से पहले ये सब तो लर्न करना ही पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। हाँ, और आप सभी को गुड मॉर्निंग, और आपका दिन शुभ हो। और एक बात और ये बतानी थी कि अगर आप लोग को ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, GS नगरी का नाम है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोई डाउट है, आप लोग डाउट पूछा करिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछिए। ठीक है, हम बताने को तैयार हैं। तो और ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। ठीक है, और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।